नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पीटी परीक्षा जो 24 सितंबर 2000 को आयोजित की गई, उसके द्वितीय पाली यानी सेकेंड शिफ्ट का जनरल स्टडीज का प्रश्न सॉल्व किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, एक परमाणु की मात्रा डैश में प्रदर्शित की जाती है। ए ग्राम में, बी किलोग्राम में, सी कैरेट में, डी परमाणु मात्रा की इकाई यानी एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, परमाणु मात्रा की इकाई में एक परमाणु की मात्रा के मास को प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, KWH इकाई प्रदर्शित करती है। ए प्रवेग, बी बल, सी शक्ति, डी ऊर्जा। इसका सही उत्तर है डी, KWH जो है किलोवाट आवर हो गया, ये ऊर्जा में प्रदर्शित होती है। ऊर्जा को KWH यानी किलोवाट पर आवर में प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, उपग्रह वह पिंड है जो डैश पिंड के चारों ओर परिभ्रमण करता है। उसके से हल्के, बी उससे भारी, सी समान आयतन वाले, डी समान मात्रा वाले। तो इसका सही उत्तर है बी, उससे भारी। प्रश्न संख्या 4 है, अगर किसी वस्तु की गति 4 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी। ए 4 गुना, बी 16 गुना, सी 64 गुना, डी 8 गुना। तो इसका सही उत्तर है बी, 16 गुना। अगर किसी वस्तु की गति को 4 गुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में 4 गुना की वृद्धि हो जाती है, यानी कि वह 16 गुना वृद्धि हो जाती है। प्रश्न संख्या 5 है, कुल कितने ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं। ए 9, बी 8, सी 7, डी 6। इसका सही उत्तर है डी, कुल कितने ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से तारा कौन है। ए बुध, बी प्लूटो, सी सूर्य, डी बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर है सी, सूर्य जो है इनमें से तारा है। बाकी बुध, प्लूटो और बृहस्पति ग्रह है, जिसमें प्लूटो को अब ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। और तारा उसको कहते हैं जिसको स्वयं का अपना प्रकाश और उष्मा होता है। प्रश्न संख्या 7 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में डैश का समय लगता है। ए 550 सेकेंड, बी 500 सेकेंड, सी 450 सेकेंड, डी 400 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है बी, 500 सेकेंड का समय औसतन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। 500 सेकेंड का मतलब हुआ 8 मिनट 20 सेकेंड। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ 96 लाख यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 500 सेकेंड में पहुंचता है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को दिनांक डैश को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। ए 19 अप्रैल 1975, बी 31 जनवरी 1958, सी 16 जुलाई 1980, डी 6 दिसंबर 1957। तो इसका सही उत्तर है 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा, जिसका नाम आर्यभट्ट था। प्रश्न संख्या 9 है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर यानी परिभ्रमण लगभग डैश में पूरा करती है। ये 360 दिन, बी 364 दिन, 365 दिन, 6 घंटा और डी 24 घंटा। तो इसका सही उत्तर है सी, 365 दिन और 6 घंटा यानी 365.25 दिन में जो है पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक है। ए बैगनी, बी पीला, सी लाल, डी नीला। तो इसका सही उत्तर है सी, लाल का जो है तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होता है और बैगनी का वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 11 है, स्टार्च का रासायनिक सूत्र है। होल CaSC, सी होल C6H6CHO होल इन 4, बी C6H6CO, बी होल में C6H5CHO होल 2, डी होल में C6H5CHO होल 4। तो इसका सही उत्तर है डी, होल C6H5CHO होल 4। प्रश्न संख्या 12 है, कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है। ए इथेन, बी मीथेन, सी एथिलीन, डी एसिटिलीन। इसका सही उत्तर है डी, कैल्शियम कार्बाइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो वह एसिटिलीन देता है।
प्रश्न संख्या 13 है, कार्बनिक अम्ल में निम्न में कौन सा क्रियात्मक समूह शामिल है? ओ माइनस ओ एच माइनस सी ओ एच सी ओ माइनस सी एच ओ। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 14 है, जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ए परिशुद्धिकरण, बी आसमन, सी बल्केनाइजेशन, डी कार्बनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर है सी बल्केनाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो है रबर को जो है प्राकृतिक रबर को कठोर बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर प्राप्त होता है। ए उदासीन घोल, बी अम्लीय घोल, सी क्षारीय घोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी क्षारीय घोल। जो है धातु के ऑक्साइड को अगर पानी में घोलेंगे तो क्षारीय घोल प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 16 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ए CaCl2 5H2O, बी Ca होल OH2, सी CaCO3, डी CaOCl2। इसका सही उत्तर है डी CaOCl2 जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या 17 है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं डैश होते हैं। ए धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु, डी यौगिक। तो इसका सही उत्तर है बी अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। 18 प्रश्न है, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ए अवकरण, बी उदासीनीकरण, सी ऑक्सीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कहलाती है। प्रश्न संख्या 19 है, साधारणतया किसी कार्बनिक अम्ल के अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है बी हाइड्रोजन। जब अकार्बनिक अम्ल के साथ किसी धातु का रिएक्शन कराते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। प्रश्न संख्या 20 है, यदि पानी के साथ साबुन से झाग कठिनाई से निकलते हैं तो वह पानी होता है। ए मृदु, बी भारी, सी कठोर, डी असातु। इसका सही उत्तर है सी कठोर। जल में जब साबुन को लगाते हैं, साबुन से झाग उत्पन्न होते हैं तो साबुन और पानी मिलकर के फट जाता है कठोर जल के कारण, जिसके कारण बहुत मुश्किल से उसमें झाग उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 21 है, परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? ए परागशय में, बी कुक्षी में, सी कुक्षी वृंत में, डी सूत्र में। तो इसका सही उत्तर है ए परागकोश में यानी परागशय में परागकण उत्पन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, कौन सा जलीय वनस्पति यानी जलोद्भिद नहीं है? ए रननकुल्स, बी पिस्टिया, सी कमल, डी कैजुरीना। तो इसका सही उत्तर है डी कैजुरीना जो है इसमें जो है जलोद्भिद नहीं है। बाकी रननकुल्स, पिस्टिया और कमल ये जलोद्भिद है, जल में होने वाली वनस्पति है। प्रश्न संख्या 23 है, कौन सा पौधा दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है? ए साइकस, बी हाइड्रिला, सी केलोट्रोपिस, डी आर्किड। तो इसका सही उत्तर है डी आर्किड जो है इसमें दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उग करके अपना विकास करता है। प्रश्न संख्या 24 है, मेडागास्कर का कौन सा प्राणी परिमृत है? ए गोल्डन बंदर, बी केप लंगूर, सी लैमूर, डी गिब्बन। तो इसका सही उत्तर है सी लैमूर। जो मेडागास्कर का एक प्राणी था वो अब परिमृत हो चुका है यानी विलुप्त हो चुका है। प्रश्न संख्या 25 है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? ए रक्त प्लाज्मा, बी आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी, डी थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका सही उत्तर है बी आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पुल्स जो है वो शरीर के अंगों तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 26 है, कौन सा हार्मोन थायरॉक्सिन के स्राव हेतु गल ग्रंथि को उत्तेजित करता है? ए TSH, बी ACTH, सी LTH, डी FSH। तो इसका सही उत्तर है ए TSH जो है वो हार्मोन थायरॉक्सिन के स्राव हेतु गल ग्रंथि को उत्तेजित करता है। प्रश्न संख्या 27 है, प्रशीताद खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? प्रशीताद खुराक में यानी भोजन में किसकी कमी की वजह से होता है? ए लोहा, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी नाइसिन। तो इसका सही उत्तर है बी विटामिन सी की कमी से प्रशीताद जो है रोग होता है, अस्कर्बी। प्रश्न संख्या 28 है, कोष में रिबोसोम का क्या कार्य है? ए प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ करना, बी सर्वन उत्पन्न करना, सी ऊर्जा उत्पन्न करना, डी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। तो इसका सही उत्तर है डी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना जो है वो राइबोसोम का मेन कार्य है। प्रश्न संख्या 29 है, कौन सा प्राकृतिक इकोसिस्टम का उदाहरण नहीं है?
नेचुरल जो है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र का कौन उदाहरण नहीं है? ए वन, बी मरुस्थल, सी तालाब, डी जल जीवालय। तो इसका सही उत्तर है डी जल जीवालय। जो वाटर हार्वेस्ट इक्वेरियम होता है वो आर्टिफिशियल जो है इकोसिस्टम का उदाहरण है, बाकी वन, मरुस्थल और तालाब प्राकृतिक इकोसिस्टम का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 30 है, प्याज कोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ए 8, बी 16, सी 24, डी 32। तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 तक जो है वो मैथमेटिक्स का प्रश्न है। अब होगा प्रश्न संख्या 39। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है सी ऋग्वेद जो है सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। और वेद ही नहीं, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी ऋग्वेद ही है। वेद को अगर रचना क्रम में सजाएं तो सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और अंत में अथर्ववेद की रचना हुई है। प्रश्न संख्या 40 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी नरेंद्र, सी देवदत्त, डी विशाख दत्त। तो इसका सही उत्तर है ए गौतम बुद्ध का मूल नाम यानी बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई गया में तब इनको बुद्ध नाम दिया गया। और ये चूँकि गौतम गोत्र के थे तो इसको गौतम बुद्ध नाम दिया गया। बुद्ध का अर्थ ज्ञानी होता है। प्रश्न संख्या 41 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कौटिल्य को, बी कालिदास को, सी हर्ष को, डी भवभूति को। तो इसका सही उत्तर है बी भारत के संस्कृत के महान विद्वान शेक्सपियर को, महान विद्वान कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और कालिदास जो है वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। प्रश्न संख्या 42 है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय खूब प्रसिद्ध था? ए चंपारण, बी गया, सी पटना, डी नालंदा। तो इसका सही उत्तर है डी नालंदा विश्वविद्यालय जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में यानी 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर यानी अवशेष वर्तमान में बिहार के नालंदा जिला में बरगांव नामक स्थान में है। 43 नंबर प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन सा विदेशी आक्रांता था? ए बाबर, बी तैमूर लंग, सी महमूद गजनबी, डी मोहम्मद गौरी। इसका सही उत्तर है सी महमूद गजनबी, जो तुर्क आक्रमणकारी थे। इन्होंने 1025 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और सोमनाथ को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। प्रश्न संख्या 44 है, भारत में इस्लामी राज्य का संस्थापक कौन था? ए मोहम्मद गौरी, बी औरंगजेब, सी बाबर, डी अकबर। तो इसका सही उत्तर है ए मोहम्मद गौरी। हालांकि मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामिक राज्य को स्थापित नहीं किया, लेकिन मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के पिछले मुस्लिम राजवंश जो है वो गुलाम वंश को स्थापित किया। इसलिए अगर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ही भारत पर शासन किए। प्रश्न संख्या 45 है, किस राजपूतानी रानी को अलाउद्दीन अपने अंतःपुर में लाना चाहता था? ए पद्मावती, बी नागमती, सी रूपमती, दी चंद्रकला। इसका सही उत्तर है ए रानी पद्मावती को, जिनको रानी पद्मिनी भी कहते हैं। इनको अलाउद्दीन खिलजी अपने अंतःपुर यानी अपने राजमहल में लाना चाहते थे। जो रानी पद्मिनी थी वो मेवाड़ के महाराजा, मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी थी। और इसका पूरा वर्णन जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में किया है। प्रश्न संख्या 46 है, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमि कर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली? ये 1757, बी 1764, डी 1763, डी 1773। इसका सही उत्तर इसमें से कोई भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1765। 1765 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। इसमें अंग्रेज जो है वो बंगाल के औपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला
और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किए थे। और इनकी बक्सर युद्ध की समाप्ति के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी और इस संधि के अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी भूमि कर वसूल करने का अधिकार अंग्रेजी कंपनी को सौंप दिया था। प्रश्न संख्या 47 है, बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? ए पटना, बी मुंगेर, सी जगदीशपुर, डी मुर्शिदाबाद। तो इसका सही उत्तर है सी जगदीशपुर। आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह, जो 1857 के विद्रोह में बिहार से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। प्रश्न संख्या 48 है, गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? ए बारदोली, बी आनंद, सी चौरा चौरी, डी चंपारण। तो इसका सही उत्तर है डी चंपारण के नील उत्पादक किसानों के दुख को दूर करने के लिए, तिनकठिया भूमि व्यवस्था का विरोध करने के लिए गांधी जी ने चंपारण में चंपारण सत्याग्रह 1917 किया था। प्रश्न संख्या 49 है, बिहार की दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। तो अब जो है इसका विकल्प ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2000 ईस्वी का क्वेश्चन है। 1999 ईस्वी में जो है वो झारखंड बन जाने से ये अब जो है प्रश्न अनुपयुक्त हो गया, क्योंकि बिहार की दक्षिणी सीमा वर्तमान में झारखंड राज्य से मिलती है और उस समय उड़ीसा राज्य से मिलती थी। प्रश्न संख्या 50 है, भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? ए बीकानेर, बी बाड़मेर, सी श्रीगंगानगर, डी जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है ए बीकानेर। लेकिन वर्तमान में भारत का सबसे गर्म जिला जो है राजस्थान में चूरू जिला है। राजस्थान का चूरू जिला भारत का सबसे अभी गर्म जिला है। प्रश्न संख्या 51 है, बिहार के पूर्वी भाग में किसकी खेती अधिक होती है? ए अफीम की, बी लाख की, सी चाय की, डी पटसन की। तो इसका सही उत्तर है डी पटसन की। प्रश्न संख्या 52 है, भारत में सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में उगाया जाता है? अब यह प्रश्न अनुपयुक्त हो चुका है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभी भी ये सही है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है गन्ना उत्पादन के मामले में अभी भी भारत में प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 53 है, बिहार में मिलने वाले अच्छे किस्म के अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है? क्लो माइका, बिसन माइका, सी रूबी माइका, डी लिग्नाइट। इसका सही उत्तर है सी रूबी माइका जो है ये सबसे अच्छे किस्म का अभ्रक होता है। लेकिन अब यहाँ बिहार नहीं, अभी यहाँ पर होना है झारखंड। झारखंड राज्य में सबसे अच्छे किस्म का अभ्रक रूबी माइका पाया जाता है। प्रश्न संख्या 54 है, बिहार के किस शहर में खनिज तथा धातु संबंधी महाविद्यालय स्थापित है? ए चितरंजन, बी धनबाद, सी भागलपुर, डी मनोहरपुर। तो इसका सही उत्तर है बी धनबाद में जो है इंडियन जो है वो खनिज और धातु संबंधी कॉलेज महत्वपूर्ण जो है वो मौजूद है। लेकिन अब ये क्षेत्र धनबाद जो है बिहार में नहीं बल्कि झारखंड चला गया है। प्रश्न संख्या 55 है, बिहार के किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोयला मिलता है? ए झरिया, बी उमरिया, सी सिंगरौली, डी रानीगंज। तो इसका सही उत्तर है ए झरिया। लेकिन अब ये क्षेत्र भी झरिया जो है वो झारखंड राज्य में चला गया है। प्रश्न संख्या 56 है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही उत्तर है बी भारत में रेल पटरी की चौड़ाई की दृष्टि से 3 प्रकार के रेल मार्ग है। पहला जिसको ब्रॉड गेज कहते हैं और इसी को आम भाषा में बड़ी लाइन कहा जाता है, जिसके पटरियों के बीच की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। दूसरा जो है मीटर गेज लाइन है, इसी को आम भाषा में छोटी लाइन कहते हैं, इनके पटरियों के बीच की चौड़ाई 1 मीटर होती है। और तीसरा नैरो गेज लाइन है, इसके पटरियों के बीच की चौड़ाई 0.76 मीटर होती है। प्रश्न संख्या 57 है, भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? ए 5, बी 7, सी 8, डी 2। तो इसका सही उत्तर है डी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 को जो है आमतौर पर जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। लेकिन NH1 और NH2 ये दोनों को मिलाने से जो है ग्रैंड ट्रंक रोड बनता है। NH1 जो है वो दिल्ली से अमृतसर के बीच है और NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता के बीच है।
प्रश्न संख्या 58 है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। तो इसका सही उत्तर है सी गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। साथ में गोदावरी नदी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है। प्रश्न संख्या 59 है, लोकसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? ए 18 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है सी 25 वर्ष का न्यूनतम उम्र होना लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। साथ ही लोकसभा के अलावा विधानसभा के लिए भी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की उम्र चाहिए। प्रश्न संख्या 60 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय, अब ये प्रश्न बदल चुका है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 61 है, किस मुख्यमंत्री के समय में घास चारा कांड हुआ था? ए जगन्नाथ मिश्र, बी लालू प्रसाद यादव, सी राबड़ी देवी, डी भोला पासवान शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है बी लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे बिहार के तो उस समय घास चारा कांड, इसको हम लोग पशुपालन घोटाला कहते हैं, ये हुआ था। प्रश्न संख्या 62 है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए, सी उपाध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है बी लोकसभा के अध्यक्ष जो है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ओ सॉरी, ये प्रश्न है कौन संबोधित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। और इस संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन में अपना अभिभाषण देते हैं, जिस पर कि जो है सदन जो है धन्यवाद प्रस्ताव पारित करती है। प्रश्न संख्या 63 है, भारतीय लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ए 530, बी 538, सी 542, डी 545। तो इसका सही उत्तर है, अब सही उत्तर हो जाएगा 543, क्योंकि 545 सदस्य अब नहीं रहे। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ईस्वी के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन समाप्त कर दिया गया, जिसका प्रोविजन अनुच्छेद 331 में था, जिससे अब लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या जो है वर्तमान में 543 रह गई है। प्रश्न संख्या 64 है, राज्यसभा के सदस्यों का समयकाल कितने वर्षों का होता है? ये 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। इसका सही उत्तर है डी 6 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, फिर इतने ही सदस्यों का चुनाव करा लिया जाता है। प्रश्न संख्या 65 है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी मुख्य न्यायाधीश को, डी लोकसभा के अध्यक्ष को। तो इसका सही उत्तर है ए भारत के राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन है, और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा सहित सभी प्रकार के सजा को माफ़ कर सकते हैं, सजा का प्रतिलंबन कर सकते हैं, सजा का लघुकरण कर सकते हैं और सजा का परिहार कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, वर्तमान समय में चुनाव पंच के अध्यक्ष कौन है? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न है, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? प्रश्न संख्या 67 है, संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त आयोग, डी वित्त मंत्री। तो इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न संख्या 68 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? ए अभियोग लगने पर, बी बहुमत खोने पर, सी राष्ट्रपति की सलाह पर, डी नेता के निधन होने पर। तो इसका सही उत्तर है बी लोकसभा में बहुमत के खोते ही, बहुमत के समाप्त होते ही या विश्वास के समाप्त होते ही प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रश्न संख्या 69 है, भारतीय अर्थव्यवस्था डैश अर्थव्यवस्था है? ए पूंजीवादी, बी मिश्रित, सी समाजवादी, डी गांधीवादी। तो इसका सही उत्तर है बी भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, और स्वतंत्र भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को 1948 ईस्वी के औद्योगिक नीति के द्वारा स्वीकार किया गया। प्रश्न संख्या 70 है, सन 1951 से भारत ने डैश पंचवर्षीय योजना पूरी की है? ए 7, बी 9, सी 8, डी 10। तो अब ये प्रश्न, अब ये विकल्प सब अनुपयुक्त हो गया है। यहाँ पर विकल्प होगा 12, और अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो गया,
2017 में, और 2017 के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। प्रश्न संख्या 71 है, भारत में जनसंख्या विस्फोट का कारण है। ए उच्च जन्म दर, बी अशिक्षा, सी मृत्यु दर में तीव्र कमी, डी परिवार नियोजन। तो इसका सही उत्तर है ए उच्च जन्म दर। प्रश्न संख्या 72 है, देखिए जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है उसमें जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो जाने की स्थिति को जो है हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। चूँकि इसमें दोनों विकल्प था तो इसमें सबसे सही विकल्प हो जाएगा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर यानी जन्म दर का अधिक होना। प्रश्न संख्या 72 है, भारत में आयोजन को यानी प्लानिंग को डैश आयोजन कहा जाता है। समाजवादी, बी केंद्रीकृत, सी बाजारोमुखी, डी प्रजातांत्रिक। तो इसका सही उत्तर है बी केंद्रीकृत, क्योंकि भारत में मुख्य रूप से जो है प्लानिंग जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग। हालांकि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार के पास मुख्य रूप से इकोनॉमिक प्लानिंग करने की शक्ति है। प्रश्न संख्या 73 है, भारत के आर्थिक विकास में डैश को अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है। ए सार्वजनिक क्षेत्र को, बी सरकारी क्षेत्र को, सी निजी क्षेत्र को, डी संयुक्त क्षेत्र को। तो इसका सही उत्तर है अब सी निजी क्षेत्र को ज़्यादा जो है अब महत्व मिल रहा है। 1991 ईस्वी में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का शुरुआत हुआ। प्रश्न संख्या 74 है, भारत में आर्थिक सुधार डैश से प्रारंभ हुआ। ए 1995, बी 1990, सी 1991, डी 1998। इसका सही उत्तर है सी 1991 ईस्वी में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रश्न संख्या 75 है, आज भारतीय अर्थतंत्र है डैश अर्थतंत्र। एक विकासशील, बी अर्ध विकसित, सी विकसित, डी समृद्ध। इसका सही उत्तर है ए विकासशील। भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 76 है, झारखंड की रचना से बिहार बनेगा। ए धनी, बी गरीब, सी आर्थिक रूप से मजबूत, डी औद्योगिक। इसका सही उत्तर है बी गरीब, क्योंकि झारखंड राज्य बन जाने से बिहार का जो खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र था, वन की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र था और औद्योगिक की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र था, 18 जिला बिहार का, वो सब झारखंड चला गया, जिससे भारत में गरीबी अधिक बढ़ गई, बिहार में अधिक गरीबी बढ़ गई। प्रश्न संख्या 77 है, बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। ए कृषि, बी सूचना प्रौद्योगिकी, सी विदेशी निवेश, डी उद्योग। तो इसका सही उत्तर है ए भारत की आर्थिक समृद्धि जो है पूरी तरह से कृषि के विकास पर आधारित है, क्योंकि बिहार में वर्तमान में है ना झारखंड बनने के बाद मुख्य रूप से जो है कृषि भूमि ही बचा हुआ है, खनिज और उद्योग ये झारखंड राज्य चला गया। अब ये प्रश्न अनुपयुक्त है, लेकिन अभी भी इनका प्रश्न का आंसर इसमें मौजूद है। बिहार के मुख्यमंत्री है तो इसमें डी हो जाएगा नीतीश कुमार। प्रश्न संख्या 79 है, कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन द्वारा बंधक बनाए गए। अब ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। प्रश्न संख्या 80 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रधानमंत्री ने किस भाषा में भाषण दिया। ए जर्मन में, बी अंग्रेजी में, सी हिंदी में, डी फ्रेंच में। इसका सही उत्तर है सी हिंदी में। भारत के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में जो है हिंदी में भाषण दिए। प्रश्न संख्या 81 है, नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य कौन से राज्य में से अलग किया गया है। ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश। राज्य के विभाजन होने से नया छत्तीसगढ़ राज्य जो है 1 नवंबर 1999 ईस्वी को अस्तित्व में आया। प्रश्न संख्या 82 है, क्यूबा के राष्ट्रपति डैश है। अब ये ऐसे प्रश्न अनुपयुक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें आंसर मौजूद है, जानना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास का प्रश्न हो चुका है। सी फिदेल कास्ट्रो जो है क्यूबा के राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 83 है, 1999 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब ये प्रश्न करंट का है, अनुपयुक्त हो चुका है। ये 84 प्रश्न भी अब अनुपयुक्त हो चुका है। अटॉर्नी जनरल जो है करंट अफेयर्स का है। प्रश्न संख्या 85 है, कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम किस चैनल पर दिखाया जाता है। ए दूरदर्शन पर, बी स्टार प्लस पर, सी जी टीवी पर, डी स्टार वर्ल्ड पर। तो ये प्रश्न अब अनुपयुक्त हो गया है। अभी कौन बनेगा करोड़पति जो है वो
सोनी चैनल पर दिखाया जाता है। पहले ये जब इस समय का प्रश्न है, उस समय ये जो है ये स्टार प्लस पर दिखाया जाता था, अभी जो है सोनी पर दिखाया जाता है। प्रश्न संख्या 86 है, जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर पर किस देश ने अणुबम फेंका था? ए चीन, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है सी यूएसए यानी अमेरिका के ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, जिनमें 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था। जिसमें हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त को परमाणु बम से हमला हुआ था, उसका नाम था, उस बम का नाम था लिटिल मैन, और 9 अगस्त को नागासाकी पर जो हुआ था उसका नाम था फैटमैन। प्रश्न संख्या 87 है, हाल ही में बाघों की मौत के लिए चर्चित नंदनकानन प्राणी संग्रहालय यानी जानना है कि नंदनकानन अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उड़ीसा में जो है नंदनकानन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। प्रश्न संख्या 88 है, नवगठित झारखंड राज्य कौन से राज्य में से अलग किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है सी बिहार, जिसका विश्लेषण पूर्व में किया जा चुका है। प्रश्न संख्या 89 जो है अब ये करंट का था, अनुपयुक्त हो गया है। प्रश्न संख्या 90 भी करंट अफेयर्स का था, ये भी अनुपयुक्त हो चुका है। प्रश्न संख्या 91 है, धनराज पिल्लई का नाम किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? ए क्रिकेट, बी खो खो, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। इसका सही उत्तर है सी, हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं धनराज पिल्लई। प्रश्न संख्या 92 करंट अफेयर्स का प्रश्न था, अनुपयुक्त हो चुका है। प्रश्न संख्या 93 भी करंट अफेयर्स का था। प्रश्न संख्या 94 है, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक हाफ 10 मिनट का होता है? ए 30 मिनट, बी 20 मिनट, सी 45 मिनट, डी 15 मिनट। तो इसका सही उत्तर है बी, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक हाफ जो है वो 20 मिनट का होता है। प्रश्न संख्या 95 है, हाल ही में अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था। प्रश्न संख्या 96 है, यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था, अनुपयुक्त हो चुका है। प्रश्न संख्या 97 है, मैच के लिए वॉलीबॉल टीम में न्यूनतम कितने खिलाड़ी आवश्यक हैं? ए 10, बी 6, सी 8, डी 12। तो इसका सही उत्तर है बी, वॉलीबॉल टीम में जो है प्रत्येक पक्ष में जो है वो 6 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न संख्या 98 है, वॉलीबॉल पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में जाली यानी नेट की ऊंचाई कितनी होती है? ए 2.5 मीटर, बी 2.24 मीटर, सी 2.43 मीटर, डी 2.34 मीटर। तो इसका सही उत्तर है सी, 2.43 मीटर जो है वो वॉलीबॉल में, पुरुषों के वॉलीबॉल में नेट यानी जाली की ऊंचाई होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगला 2 प्रश्न 99 और 100 ये रीजनिंग का था। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।